प्रोग्राम हम लोग मेज़बान अहमद इमरान खान हाजिर खिदमत है। ख़वातीन और हज़रात, इस्लाम हो, क्रिश्चियनिटी हो, यहूदी मज़हब हो या हिंदू मज़हब हो, कोई भी मज़हब हो, माँ बाप की अहमियत, हुर्मत, तक़द्दुस और उनकी खिदमत सबसे ऊपर रखी जाती है। मज़हब इस्लाम में तो ख़ास तौर पे अल्लाह ताला ने हिदायत दी कुरान में कि अपने माँ बाप, ख़ास तौर पे जब वो बुज़ुर्गी को पहुँच जाएँ तो उनकी खिदमत करो, और अगर वो तुम्हारे साथ ज़्यादती भी करें, तुम्हें इज़ा भी पहुँचाएँ तो तुम उफ तक ना करो। ये है वो हुस्न इखलाक जिसका प्रचार किया मज़हब इस्लाम में हमारे आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सादकाबाद में, जहाँ पर कुछ दिन पहले एक 95 साला शख्स नहर के किनारे यहाँ अपनी चारपाई रख के रात को सो रहा था। उस शख्स को उस रात पुरअसरार तौर पे किसी ने सर पे भारी चीज मारकर कत्ल कर दिया। तो कत्ल किसने किया इसका किसी को नहीं पता लगा। अगले दिन उसका पोता और बेटा जब उठे तो उन्होंने अपने बाप को, अपने दादा को डेड हालत में देख के दुहाई दी और लोग इकट्ठे हो गए। अगले कुछ दिनों में ये कत्ल का मुकदमा दर्ज हुआ और पुलिस ने अपनी तफ्तीश शुरू कर दी। अनएक्सपेक्टेडली ये तफ्तीश कुछ दिनों बाद क्या रंग इख्तियार कर गई, ये आप देखेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि उस 95 साला उम्र रसीदा शख्स को किसने कत्ल किया। ये कहानी, ये खबर समा न्यूज़ पे रहीम यार खान के रिपोर्टर जहीर मलिक ने रिपोर्ट की, वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। जहीर, 95 साला जमालदीन के अंधे कत्ल की हकीकी दास्तान क्या है? 19 और 20 तारीख की दरमियानी शब हमारे ज़राए ने बताया कि सादकाबाद का एक इलाका है मुहाजिर कॉलोनी, जहाँ पे जमालदीन नामी एक बुज़ुर्ग को कत्ल कर दिया गया है। क्योंकि ये कत्ल बिल्कुल अंधा था, इसके बारे में कोई आई विटनेस भी नहीं था, कोई मौके का गवाह भी नहीं था। फिर ये अहले इलाका की एक 12 रुकनी कमेटी बनाई गई। उस कमेटी में ये कहा गया जी कि बाबा जी के जो दोनों बेटे हैं इनको शामिल तफ्तीश किया जाए, कि उनसे ये पूछा जाए कि ये कत्ल कहाँ हुआ, कैसे हुआ, क्योंकि बाबा जी की थोड़ी सी कोई प्रॉपर्टी भी थी, उसको लेके इनके घर में कोई इशू चल रहे थे। फिर जब उस अहले इलाका की 12 रुकनी टीम ने पुलिस में जाकर ये एप्लीकेशन दी जी कि हमारे यहाँ पे एक अंधा कत्ल हो गया जिसका कोई गवाह भी नहीं है, उसके सर में थोड़ियों के वार करके उसको मार दिया गया है। क्योंकि बहुत पुरानी ये एक बात थी कि थोड़ा ग्रुप आया है, इसको भी देखा जा रहा था कि कहीं सादकाबाद में उसकी इन्वॉल्वमेंट तो नहीं आ गई। लेकिन फिर जब वो पुलिस इस केस में इन्वॉल्व हुई तो मुख्तलिफ पहलुओं से, मुख्तलिफ दायों से इस केस की इन्वेस्टिगेशन की गई। उस इन्वेस्टिगेशन की रोशनी में बाबा जी का जो बेटा और उसका पोता, उसको इस केस में पता चला जी कि ये दोनों बाप बेटा अपने बाप को कत्ल करने में इन दोनों का हाथ। थाना सिटी सादकाबाद के SHO चौधरी यूनुस हमारे साथ मौजूद हैं। इस केस के हवाले से उनसे बात करते हैं। चौधरी साहब, अभी तक की तफ्तीश के मुताबिक क्या चीज़ साबित हुई है, और उससे पहले ये बताइएगा कि आप इस कातिल तक किस तरह से पहुँचे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मोरखा 20/5/15 को इतला मिली कि जमालदीन बमरी 95 साला, जो कि नहर किनारे अपने घर के नज़दीक ही सोया करता था, को नामालूम मुल्ज़मान ने मर्डर कर दिया है। तो हमने फौरी मौके पे पहुंच के नाश को कब्ज़े में लिया और हॉस्पिटल ले गए, सिविल हॉस्पिटल सादकाबाद, जहां पे पोस्टमार्टम करवाया गया। तो पोस्टमार्टम में डॉक्टर साहब ने तहरीर किया कि ये इसकी ब्रेन को 2 चोटें हैं जिसकी वजह से इसकी मौत वाक़ई हुई है। दौरान तफ्तीश ये बात सामने आई कि इसके 2 बेटे थे, मोहम्मद हुसैन और गुलाम हुसैन। तो उसने एक बेटे के नाम जो है ना ये जायदाद करवा दी थी, इसको मोहम्मद हुसैन को आग कर दिया था। आग कर दिया जायदाद से। तो उसमें जो है फिर बाद में एहसास पैदा हुआ इस जमालदीन को कि मैंने जो किया ये गलत है। मेरे 2 बेटे थे, दोनों में बराबर जायदाद तकसीम होनी चाहिए थी। फिर उसने अपने उस बेटे को कहा कि आप जो निसफ़ हिस्सा रखें, निसफ़ दूसरे भाई को दे दें। तो इस गुलाम हुसैन ने जो है ना, इसको ये बात अच्छी नहीं लगी। यूनुस साहब, उमूमन इस किस्म के केसेस जो हैं वो ख़ास तौर पे छोटे शहरों और उनके मज़ाफ़ात में पुलिस के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि इसके अंदर भारी भरकम रकूम लेने का मार्जिन ज़्यादा बढ़ जाता है। तो क्या ये केस भी इसी तरह डील किया जाएगा पुलिस की तरफ से?
मेरे ख्याल में तो ये मर्डर में कोई भी जो है ना, कोई भी पुलिस ऑफिसर वो सोच भी नहीं सकता मर्डर में। वैसे भी छोटे मोटे मामला जो उनमें भी बड़ा अभी जो है ना वो चीज़ नहीं रही जो पहले थी, क्योंकि एजेंसीज हैं जो हमें वाच करती हैं। अगर इसमें कोई ऐसे करेगा, वो तफ्तीश में हैंकी फेंकी करता है, तो उसका भी वो जो है वो हिसाब किताब होता है। महाजर कॉलोनी के अंदर ये कत्ल हुआ और महाजर कॉलोनी की अमन कमेटी, जिसके रुकन की तादाद 12 है, उन्होंने प्रिलिमिनरीली अपनी स्टडी दी कि ये कत्ल मुबैना तौर पर गुलाम हुसैन ने ही किया है, यानी 95 साला बाप का कत्ल उसके अपने बेटे ने किया। गुलाम हुसैन का बड़ा भाई हमारे साथ मौजूद है और उस कमेटी का अरकान भी है, इनसे बात करते हैं। मोहम्मद हुसैन, मसला क्या था गुलाम हुसैन का और आपके वालिद के दरमियान? मेरा वालिद जी उन्हीं के पास रहता था, उन्हीं के पास सोता था, वहीं शुरू से वहीं रहता वो। आपको आग क्यों किया था बाप ने? आप मेरा कोई फैमिली जो ना आपस का झगड़ा था, फैमिली का, बेटी का झगड़ा था। गुलाम हुसैन के साथ तुम्हारा ताल्लुक कैसा था? गुलाम हुसैन उसी के साथ रहता था, वो मेरे साथ वैसे नहीं। क्यों कि वो उसके साथ रहता था, उसी की बात मानता था। बाप भी उसका मानता, बेटा भी उसकी मानता था, एक दूसरे की दोनों मानते थे। तो फिर तो पुलिस ने तुम्हें भी शामिल तफ्तीश किया? नहीं, मेरे साथ कोई तफ्तीश नहीं की। ये बरादरी में चला गया था, वो थाने में गया था, मैं बरादरी में चला गया। मैंने बरादरी वाले भाइयों ने इकट्ठा करके मैंने हाथ जोड़े इनके आगे, कहा भी इसका जो सच और झूठ सब आप निकाले सारे भाई। तुम्हारे ऊपर शक ज्यादा जाता? शक तो जाता मेरे पे जाता था, लेकिन मैं जब किया ही नहीं था, तो सलाह करने वाला, साथ देने वाला अल्लाह होता ना। कैसे निकले तुम इसमें? पुलिस को इन्होंने निकाला, पुलिस ने निकाला मेरे को। पुलिस ने बड़ी हिम्मत की, बड़ी इमदाद की, मेरी पुलिस ने भी की, इन भाइयों ने भी की, इस बिरादरी ने भी की। तो तुमने भी पुलिस की इमदाद की? बिल्कुल पुलिस की क्या इमदाद। हमारे लोगों में ये एक असूल है, जब 4 भाई एक तरफ बिरादरी खड़ी हो जाती ना, वो जो बिरादरी कहती है वही किया जाता है, जो बिरादरी करती है वही उसके पीछे होते हैं हम लोग। अब वो जेल में चला गया है। हाँ, बिरादरी पहले ही तुम्हारे साथ है। हाँ। वो जायदाद जिससे तुम आग हो चुके थे, वो जायदाद अब तुम्हारे हाथ आ जाएगी। देखो जायदाद वो तो जो जिसको ये भाई चाहेंगे, जैसे चाहेंगे मैं वैसे ही चाहूँ। बिरादरी तुम्हारे साथ है। हाँ, गुलाम हुसैन पकड़ा गया, हाँ, बाप तुम्हारा कत्ल हुआ। हाँ। तो ये भी तो मुमकिन है कि तुमने बाप को कत्ल करवा दिया और तुम बिरादरी तुमने मिला ली, अब जायदाद तो तुम्हारे पास आएगी सीधी। मेरा तो जी पूरे वर्ल्ड में कहना है, कोई भी बच्चा किसी भी कौम का, किसी बिरादरी का, शहर का, कोई ये कहलवा दे कि इसने बाप से हिस्सा मांगा भी था, या मेरे वालिद ने भी किसी को कहा भी मेरा बड़ा बेटा हिस्सा मांगता। लेकिन अब दुनिया का कौन सा इंसान है इसके पास जायदाद थोड़ी बहुत माल मता आ रहा और वो उसको इनकार करे? मैं वह आदमी हूँ जो लालच नहीं रखता था। ये कमेटी को हेड कौन कर रहा है? गुलाम मोहिउद्दीन साहब, ये कत्ल हुआ, ये कत्ल पुरस्कार सा कत्ल था, इसमें कमेटी ने किस तरह से फाइंडिंग्स अपनी ढूंढी? सबसे पहले ना ये मोहम्मद हुसैन और गुलाम हुसैन दोनों भाइयों ने बिरादरी को इकट्ठा किया, क्योंकि इसका कोई सिरा नहीं मिल रहा था। तो इन्होंने, और लोग अक्सरियत ये शक करती थी कि ये काम किसी और का हो नहीं सकता, उसके साथ किसी की दुश्मनी नहीं है बाबा की। तो शक तो फिर हाँ, इन दोनों पे ही करती थी पूरी बिरादरी, पूरा महल। नहीं, इन दोनों पे पूरी बिरादरी की इस पे ज्यादा करती थी, बिरादरी का दिमाग काम नहीं करता। इस पे ज्यादा करती थी, इस पे ज्यादा करती थी कि इसके साथ यानी कि उसका क्लैश था। और इसका छोटा भाई भी जब बिरादरी में आया, उसने ये फिर बिरादरी ने, यानी आपने, आपकी सरबराही में जो कमेटी है, उसने इसको क्लियर कैसे किया? ये पुलिस ने किया, हमने नहीं किया। उसको तो शामिल तफ्तीश ही नहीं किया। नहीं, हाल हवाल लिया है, इससे भी पूछा है, इसके घर भी आई है पुलिस। अब गुलाम हुसैन तो चला गया जेल, बीवी बच्चे उसके यहाँ पे हैं, जायदाद वो गुलाम हुसैन के नाम की थी बाप ने, अब वो शिफ्ट हो जाएगी उसकी औलाद को आगे, ऐसे ही है? या बिरादरी इसको लेके देगी वापस? नहीं, उसने उससे पहले ना एक अस्टाम इसको लिख के दिया था क्या? कि ये मेरा हक जायदाद में आदि का हकदार है, बड़ा भाई आदि का। बिरादरी अब इसमें क्या करने जा रही है? बिरादरी इसमें उसको कातिल को सजा दिलवाएगी, और जो इसका हक है जो उसने खुद लिख के दिया है, आधी ज़मीन का हकदार ये, आधी का, दोनों को लेके देगी। ऐसे नहीं कि इसके साथ वो कोई। बिरादरी कानूनी तौर पे कहाँ स्टैंड करती है? मुद्दई हैं आप? मुद्दई तो पुलिस खुद है। नहीं, मोहम्मद हुसैन है मुद्दई। ये हमें SHO ने बताया, गुलाम हुसैन उसने पहले इन्फॉर्मेशन दी थी, वो मुद्दई है। हम उस SHO साहब को कहा था कि इसको बड़ा बेटा है, क्योंकि इसी पे वो इल्ज़ाम लगाने की कोशिश कर रहा था। अब हक भी इसी का बनता, बेटा भी है।
और किसी का हक हो ही भी नहीं सकता ये केस फॉर्चुनेटली, अपरेंटली एंड फॉर्चुनेटली, बज़ाहिर ये केस रिजॉल्व हुआ, बड़ी जल्दी हो गया, लेकिन इस केस की तफ्तीश अगले आने वाले दिनों में किस समत जाती है, किस रुख जाती है, जबकि मर्डरर ने एक्सेप्ट कर लिया है कि उसने मर्डर किया है। बरादरी खड़ी है उसकी 7 बच्चों के साथ, ये खुशाइन बात है। इस तरह से इंसानी सोसाइटी के अंदर लोग मिल के रहा करते हैं और स्टेट कहीं पे दिखाई देती है। अलमिया सबसे बड़ा ये है, हमारी स्टेट कहीं नहीं। अब्बू ज्यादा प्यार करते थे कि दादा? दादा ज़्यादा प्यार करते थे। तो दादा पोते का बड़ा मोहब्बत होती है। अब्बू ने ये प्लान बनाया था दादे को मारने के लिए। इसने एक तीर से 2 शिकार करने की कोशिश की। गुलाम हुसैन, जिसने अपने इंसानी हिर्स से भरे जज्बात, अपनी हवस में बहकर अपने 95 साला बाप को कत्ल कर दिया। गुलाम हुसैन की अनफॉर्चुनेट फैमिली, उसकी बीवी और 7 बच्चे हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या हुआ ये? गुलाम हुसैन ने क्यों अपने बाप को कत्ल कर दिया तुम्हारे शौहर ने? मंजी पे बाप भी बैठा, मेरा ससुर भी बैठा, मेरा खामन भी बैठा, कोई उनमें कुछ नहीं दिखा। बड़े सोने बाप बेटा बातें भी करी। फिर ईशा की पढ़ के आए, ईशा की पढ़ के आके ये भी छोकरा, वो बड़ा भी और ससुर भी, तीनों ने दूध पिया। अपने आदमी से मैंने चाय दी बना के। फिर दादा दूध पी के चले गए। मैं कहने लगी बेटा आप भी जाके सो जाओ वहाँ पर। फिर दादा कल्ला। फिर ये दोनों बेटे भी चले गए, मंजी ले गए। पहले दादा चला गया, ये भी मैंने उसी टाइम कह दी मंजी ले जाओ, दादा कल्ला। ये भी उसी टाइम चले गए, आप अपनी मंजी लेके नहर पे। सुबह आया बड़ा बेटा, बाजा बाजा ऊपर चढ़ गया, मैं सोई पड़ी। वो कहने लगे अम्मी अम्मी, मैं एक ही दम उठी। मैं कहा हाँ। कहने लगे कि दादे के कोई ईंट मार गया। मैं बोली शायद कोई न सही होना, भी थोड़ी घनी लगी होनी। मैं ना मैंने जुत्ती पाई, ना सिर पर सही रुपट्टा लिया। मैं बाजी नहर पर चली गई भी अब्बा का किस ना मारे। मैंने ये नहीं पता भी फोत हो गया। मैंने जाके बाजू हिलाया, अब्बा अब्बा अब्बा, वो नहीं बोलिया। गुलाम हुसैन के साथ तुम्हारी शादी को कितना अरसा हो गया? जब रुस्तगी करी तो 30 साल हो गया। करता क्या था वो? पहली फेरी बाहर जाता था साइकिल पे, फिर चावल छोलों की रेहड़ी लगाने लग गया। अब 2 साल हो गया था बेला बैठा था। वो बड़ा बच्चा कमाता था, ये कमाता था। मैं मेरे पे नहीं बनता। नशा करता है गुलाम हुसैन? नहीं, मेरे सामने नहीं किया। बाहर करता या लुक छिप के करता मुझे कोई मालूम नहीं। ये बच्चे करते थे, मैं अपना गुजारा करती थी। लुक्की खाती थी या कोई सालन गले खाती थी, वे अपना गुजारा। गुलाम हुसैन का अपने बाप के साथ झगड़ा क्या था? जायदाद का, पैसे का, लेन देन का? मेरे सामने कभी भी नहीं होया। कितने पैसे मांग रहा था वो? मेरे सामने कोई रुपया नहीं मांगा, ना कोई मुन झगड़ा देखा मैंने उनमें। मेरे सामने कभी भी नहीं झगड़ा हुआ उनका बाप बेटा। बाप भी उसके साथ इतनी मोहब्बत करता था, वो खुद आप भी करता था, अपने बच्चों के भी कहता था कि ये मेरा बाप है, ये जन्नत का दरवाजा है। मेरे सामने इस तरह की बात करा करता वो। क्यों मारा फिर बाप को? तुम उसकी बीवी हो, 30 साल से उसके साथ रह रही हो। कुछ तो अंदाजा होगा नहीं, ना? मेरे सामने कोई बात नहीं हुई। ला ताल्लुकी का इजहार कर रही हो? नहीं, कभी भी नहीं। मैंने वो 2 साल जब से वो घर पे बैठा था, तुमने उसे बीवी की हैसियत से उसे कहा कि अब्बा कहता था, अब्बा भी कहता था भी काम करते रहे, छोटे छोटे बच्चे। मैं भी रोजाना कहती थी भी काम कर, इस तरह गुजारा नहीं होता। बच्चियां वो जवान होने लग रही हैं, ये छोटे ही बच्चे हैं, फिर इतनी महंगाई में नहीं गुजारा होता। वो कहने लग गया भी जो मर्जी कहो, मेरे पे नहीं बनता। ये बच्चे कर रहे हैं, खा रही होते हैं, कोसी भूखी रहती है। बस ये बातें थी। बच्चों को तालीम दे रहे हो तुम लोग? हाँ, पढ़न जाती हैं बच्चियाँ। गुलाम हुसैन ने कभी स्कूल वगैरह? नहीं, उसे नहीं तवज्जो दी। मैंने कही भी दुनिया के बच्चे पढ़ते हैं, भी तो बाप है इनका, कोई तवज्जो दे। कहता पढ़ेंगे पढ़ लेंगे, ना पढ़ेंगे ना सही। अब शौहर भी हवालात में है, बेटा भी हवालात में है। कत्ल उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है, उनको सजा होगी तो क्या इतने सारे बच्चों को किस तरह पालोगे? वो अल्लाह वारिस है मेरा, उन्होंने तो कर लिया, वो भुगतेंगे। जो करा है तो वो भुगते भी गए। बच्चों के साथ बहुत प्यार था दादे का, कभी मेरे बच्चों से उसे इस तरह वो नहीं करा। वो बाप को नहीं ख्याल था जितना उस दादो को ख्याल था। बाप को ख्याल नहीं था, दादे को ज्यादा ख्याल था। उससे ज्यादा दादो का था। गुलाम हुसैन के अपने भाई के साथ क्या इख्तलाफात थे?
वो कभी सलूक से नहीं रहते थे। क्या वजह थी? बस यही जमीन के बारे में इस तरह ही, और उसे नहीं ना मैं तवज्जो देती थी। भी बाप बेटा बोलते थे, जब भी नहीं मैं तवज्जो देती थी, अपना काम से काम। भी भाई भाई है मेरे, क्या काम बीच में बोलने का। बेटा तुम्हारा क्या नाम है और कितनी उम्र है? अब्दुल गफार नाम है, उम्र 14 साल है। तुम स्कूल नहीं गए कभी? गया था। फिर क्यों छोड़ दिया? दिल नहीं किया पढ़ने का? दिल किया था, बेफारम नहीं बना था, वो अब्बू नहीं बना रहा था। अब बड़ा भाई तुम्हारा हवालात में है, बाप भी हवालात में है, इन बहन भाइयों की सारी जिम्मेदारी आ गई तुम्हारे ऊपर। दादा भी जो प्यार करता था बच्चों के साथ तुम्हारे साथ, वो भी अल्लाह के पास चला गया। कैसे करोगे? देख जाएगी अब अल्लाह के आसरे में। अच्छा, जायदाद आपके ससुर ने आपके शौहर और आपके नाम कर दी थी? नहीं, बेटे के नाम करे, मेरे नहीं करे। अपने बेटे के नाम, गुलाम हुसैन के नाम कर दी थी। हाँ, कर दी। फिर ससुर ने क्या कहा कि आधी जायदाद दूसरे भाई को भी दे? नहीं, मेरे सामने नहीं किया। सामने नहीं कहा? नहीं। वैसे ही बाप बेटों के दरमियान बात? हाँ, मेरे सामने कोई बात नहीं है। मुझे ये बताओ कि वो तो चलो एक बाप था, जिम्मेदारियां उठाता था नहीं उठाता था, एक वो अलग उसकी जात के मामलात उसके साथ। मैं कहती थी ससुर को भी उसका हिस्सा उसको दे, किसी का हक नहीं खाया करते। अपने जो माशाल्लाह 8 बच्चे हैं आपके, माओं के बड़े ख्वाब होते हैं अपने बच्चों को लेके। ख्वाब तो जब करे जब कुछ घर में दिखे। लेकिन माँ तो माँ है ना, माँ तो फिर ख्वाब देखती है और फिर उनको ताबीर करने की, उनको सच्चा करने की कोशिश करती है। तो कभी ख्वाब तो जब पूरे करे माँ, जब माँ के हाथ में हो। जब हाथ में नहीं होगा तो फिर ख्वाब सोचने का फायदा क्या? कोई फायदा नहीं। वो माँ जिसने 8 बच्चों को पैदा किया, ख्वाब देखने से भी घबराती है। क्यों घबराती है? क्योंकि उसका अपना शौहर जाहिल है, शऊर से आरी है। अल्लाह ने उसको इंसान बनाया, अशरफुल मखलूकात बनाया, लेकिन वो अपने आप को जस्टिफाई ना कर सका। नंबर 2, वो रियासत जिसमें ये औरत और इसके 8 बच्चे रहते हैं, इसकी कफालत की जिम्मेदारी जर्रा बराबर भी जिम्मेदारी नहीं उठाती। जिस घर के अंदर ये रह रहे हैं, कस्मा पुरसी, इसके दरो दीवार, इसकी एक एक ईंट के अंदर से आप देख सकते हैं। ये चंद मरले का घर जिसके कोने कोने में गुर्बत नाचती है, यहाँ पे रहते थे गुलाम हुसैन। गुलाम हुसैन अपने बाप के साथ और उसकी औलाद, लेकिन उसने अपने बाप को कत्ल किया और अपने इन बच्चों को छोड़ गया है। एक घर देखिए, इसके अंदर आपको कोई लग्जरी कहीं दूर दूर दिखाई नहीं देगी। जितने इंसानी रूहें, जान, जिंदगी इस घर में रहती हैं, आपको चारपाइयाँ नहीं मिलेंगी। यहाँ पे एयर कंडीशंस नहीं हैं, यहाँ पे वो कंज्यूमराइज आपको सर्विसेज नहीं मिलेंगी जो आपको मेट्रोपॉलिटन्स में मुझे और आपको मिलती हैं। हम लोग जो एंजॉय करते हैं, पूरा पाकिस्तान भरा पड़ा है ऐसे खानदान से, ऐसे लोगों से। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सादकाबाद के डीएसपी सैयद अली रजा काजमी साहब के साथ। उनसे बात करते हैं इसी केस के हवाले से। काजमी साहब, ये जो केस आया है जिसके अंदर बाप ने अपने बेटे ने अपने बाप को कत्ल किया है, इस केस को रिवील करने में आपकी पुलिस को कितना टाइम लगा? ये इतला मिली कि डेड बॉडी जो है वो मौजूद है एक बूढ़े आदमी की, जो नहर के किनारे सोया हुआ था, और सुबह को जाकर उसके बेटे ने और पोते ने देखा तो ही वाज डेड। ये बड़ा एक अजीब सी सूरत हाल थी। फिर जाकर उसको मॉनिटर किया, देखा उसके सर पे पिछली साइड पे इंजरीज थी, स्कल में। एक 95 साल आदमी जो है, उसके मर्डर की कोई रीज़न समझ नहीं आती कि बाहर सोया हुआ है और वहाँ पे वो मर्डर हो जाता है, और गरीब आदमी है और एज ऐसी नहीं है जहाँ पे किसी और किस्म का कोई शुबा किया जा सके उसके किरदार के हवाले से। हमने केस रजिस्टर कर दिया उसकी कंप्लेंट पे, फिर उसको सॉर्ट आउट किया, सारा देखा उसको। उसने शुबे का इजहार किया अपने दूसरे भाई के ऊपर कि उसको बाप ने आग कर दिया था और इस रंजिश की वजह से उसने बाप को कत्ल कर दिया है। उसकी इंटरोगेशन की प्रॉपर, लेकिन बात बनी नहीं। वो साबित हो गया कि ही वाज नॉट प्रेजेंट एट द स्पॉट एट द टाइम ऑफ इंसिडेंट। फिर इसकी तरफ शुबहात गए। फिर इसको जब हमने सारा थ्रैश आउट किया केस को,
तो फिर उसमें ये जाके साबित हो गया कि इसने एक तीर से दो शिकार करने की कोशिश की। एक तो बाप को कत्ल करके तमाम तर जायदाद जो है वो इसके नाम हो जाती। मामूली सी जायदाद है, इतनी लंबी चौड़ी जायदाद भी नहीं है, लेकिन गरीब आदमी के लिए शायद वो काफ़ी थी, जिसने अपना बाप मार दिया उसके लिए। और भाई जो है वो चालान हो जाता उस केस में। एक्चुअली दिस वाज अ ब्लाइंड मर्डर केस। फिर उसको जब ये सारी बातें सामने आ गई, फिर वो इंटरोगेशन में फिर सारी बातें तस्लीम हुई, फिर वो जो आला कत्ल था हथौड़ी वो बरामद हो गई। तो इस तरह से ये केस मेरी टीम ने बहुत काम किया उस पर मेहनत से। मुझे ये बताइएगा, आपका माशाल्लाह सालों का तजुर्बा है पुलिस का, इस तरह के केसेस अमूमी तौर पे अदालतों में जाके 1, 2, 3, 4 साल चलते हैं, उसके बाद फिर सुलह की तरफ मामला चला जाता है। इस केस का इख्तिताम भी इसी तरह होगा? देखिए, इसमें गुजारिश ये है कि जो मामला हैं अदालत के, उसके बारे में तो मैं कुछ कहने से गुरेज करूँगा। जाके ट्रायल पे क्या होगा वो तो किसी भी केस की जो आगे ट्रायल पे एंड क्या होना है उसके बारे में प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। सादकाबाद डिस्ट्रिक्ट आपने बताया कि अपनी नौयत का मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट है, ये संगम पे है, ये सब डिवीज़न ये संगम पे है 3 सूबों की। यहाँ पे पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कितना है पुलिस में? पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो है, अब फिर मैं बात करूँगा तो आप शायद उसको समझेंगे कि शायद मैं उसमें कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा हूँ या मैं ज़्यादा बढ़ा के बयान कर रहा हूँ उसको। मेरी गुड लक ये है कि मैं जहाँ भी रहा हूँ कभी भी मुझ पर पॉलिटिकल प्रेशर नहीं रहा। अब्बू ने ये प्लान बनाया था दादे को मारने के लिए। कितनी हथौड़ियों मारी? 4 हथौड़ियाँ। 4 हथौड़ियों? हाँ जी। 4 हथौड़ियों में बाप मर गया? हाँ जी। पुलिस का शक इस तरफ जाने लगा कि भाई इसमें जो मुद्दई है वही असल मुल्जिम है। पचानवे साल की उम्र में जब बेटे का मजहब होना चाहिए कि बाप की खिदमत करे, ऐसी एज में, ऐसी सेंसिटिव एज में बेटे ने अपने बेटे के साथ मिलके अपने 95 साल के बाप को हथौड़ियों के वार कर करके मार दिया। वो बेटा और पोता हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? गुलाम हुसैन। गुलाम हुसैन, तुमने क्यों मारा अपने बाप को? घर पे सोया हुआ था जी, मेरे बेटे को पता है जी। जगह के लिए क्यों मारा? तुम्हारा नाम क्या है? अब्दुस्तार। अब्दुस्तार, जगह के लिए क्यों मारा? जगह पैसे के लिए मारा, जगह के लिए। पैसे के लिए मारा? कितने पैसे थे? जगह बेची थी हमने। कितनी? 3 लाख रुपए मिला था उसकी जगह का। कितनी जगह बेची थी? 10 मुरले बेचे थे। 3 लाख रुपए की? हाँ, नहीं ज़्यादा ही बेची थी। 3 लाख रुपए मिला था। तुम्हें और तुम्हारे बाप को? हाँ जी। नहीं, दादे को मिला था। दादे को मिला था जी। तो तुमने दादे से पैसे मांगे? हाँ जी, हमने पैसे मांगे, उसने नहीं दिए थे। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद दादा मेरा कह रहा था कि भी ताए को हिस्सा दे दे, तो अब्बू मेरे ने इनकार कर दिया। अब्बू ने इनकार कर दिया? हाँ जी। फिर उसके बाद जगह का किराया आता था, वो भी दादा आप रखता था। तो अब्बू की बहस भी हुई थी दादे के साथ कुछ दिन पहले। तो अब्बू गुस्सा होने लग गया, दादा ने गालियाँ निकाली थी, दादा भी गुस्सा होने लग गया था। उसके बाद फिर अब्बू ने ये प्लान बनाया था दादे को मारने के लिए। कैसे? अब्बू ने तुम्हें बताया पहले? अब्बू ने मेरे साथ बात की थी। क्या? कि भी ना जगह का किराया देता, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसी बातें की थी कि भी इसको मारना पड़ेगा। मैं कहा नहीं अब्बू ऐसा मत करो। फिर अब्बू नहीं हटाया। अब्बू ने 3 दिन बाद फिर अब्बू ने मारा था वहाँ। तुमने क्या किया था? मैंने पैर पकड़े हुए मजबूर। किस टाइम गए तुम दादा को मारने के लिए? टाइम रात का टाइम था। रात का टाइम? क्या वक्त क्या होगा? वक्त 1:30-2 के लगभग होगा। रात 1:30-2 का? दादा और तुम साथ साथ रहते हो? हाँ जी, साथ। एक ही घर में? एक ही घर में। दादा के कमरे में गए? नहीं, हम बाहर नहर पे सोते थे। नहर पे सोते? दादा भी नहर पे सो रहा था? हाँ जी, दादा भी नहर पे। फिर क्या हुआ? क्या अब्बू ने तुम्हें उठाया कि तुमने अब्बू को उठाया? नहीं जी,
अब्बू ने जिस दिन मारने का प्लान बनाया था ना, उसके 3 दिन बाद अब्बू ने ये काम किया। 3 दिन लेट क्यों हो गए अब्बू? कोई पता नहीं। कोई पता नहीं। जब मारने के लिए गए तो अब्बू ने तुम्हें सोते हुए उठाया? नहीं, मैं सोया नहीं था। तुम दोनों जाग रहे थे? हाँ जी, अब्बू घर से आया था, मैं लेटा हुआ था मंजी पर। अब्बू ने क्या कहा तुम्हें? अब्बू ने कहा कि भाई चला अभी चलें दादा को मारने। हाँ जी, हैं? तुमने टांगे पकड़ी? हाँ जी। अब्बू ने कहा? अब्बू ने या तुम खुद ही तुम्हारे जहन ने काम किया कि अब्बू मेरा मारेगा? तुमने पूछा नहीं कि अब्बू मारना किस तरह है? गला काटना है, दम घोटना है? नहीं पूछा। तुमने कब ये वो मारने का तरीका कब फाइनल कर लिया था कि इस तरह मारूंगा मैं? मुझे ऊपर बैठ के सीने पे दोनों पाँव पे हाथ रख लिए, फिर मैंने थोड़ी मारी जी। क्या मारी? थोड़ी है। हथौड़ी? हाँ जी। कहाँ पे मारी? सर में जी। कितनी हथौड़ी मारी? 4 थोड़ियाँ जी। 4 हथौड़ियाँ? हाँ जी। 4 हथौड़ियों में बाप मर गया? हाँ जी। बाप को किस सीने पे चढ़ के खुद बैठे थे? हाँ जी। हैं? बेटे ने पैर पकड़ लिए? हाँ जी। जब हथौड़ियाँ मारी को तड़पा, बाप का जिस्म तड़प रहा था? हैं? तड़प रहा था? उस टाइम दिल नहीं घबराया? दिल पे बोझ नहीं आया कि ये मैं जिस बाप से पैदा हुआ, मेरा बाप इस आदमी से पैदा हुआ था? हैं बेटे? दिल नहीं घबराया उससे? वो दादे ने पता नहीं तुम्हारे बाप के साथ तो पहले किया होगा प्यार, लेकिन तुम्हारे साथ तो दादा पोते का बड़ा मोहब्बत होती है। अपनी घरवाली को बताया था कि बाप मारने लगा? जब बाप को कत्ल कर रहा था तू, तेरे जहन में उससे पहले ख्याल नहीं आया कि ये तेरा बेटा तुझे भी कत्ल कर सकता है, जैसे तू अपने बाप को मारा पैसों के लिए, जानवर बन के? जवाब दे आगे से। जी ऊपर वाला देखेगा जी। क्या देखेगा ऊपर वाला? अल्लाह मियाँ इंसाफ करेगा जी। अल्लाह मियाँ क्या इंसाफ करेगा? तू ये बता, तेरे जहन में, तेरे दिल में ये भार बोझ नहीं आया कि मैं अपने बाप को कत्ल कर रहा हूँ, मेरा बेटा मैं जो आज कर रहा हूँ वही मेरे साथ होगा? या हो सकता है? हाँ जी होएगा, क्यों नहीं जी। मैं करूँगा तो मेरे साथ होएगा इंशाल्लाह। मेरे साथ भी होएगा जी। मैं जैसे मैं करूँगा मेरा बेटा मेरे से भी करेगा। हथौड़ी से मारने का प्लान क्यों बनाया था? को हथौड़ा ग्रुप का रंग दे देगा बाद में, इसलिए? हैं? ऊंचा बोल। बाप को जब मारा था तो बड़ी जोर लगाया होगा, बड़ी ताकत से मारा होगा। 4 हथौड़ियों में बाप मार दिया तूने। जी ऊपर वाला जाने जी। ये ऊपर वाले का क्या की ना रंगबाजी ना लगा। अच्छा जी। तू ये बता कि हथौड़ी से मारने का मंसूबा क्यों बनाया था? हैं? पैसों के लिए जी। हैं? मेरे बच्चे ने पैसे मांगे थे जी। मतलब इस बच्चे की वजह से तूने अपना बाप मार दिया? यही समझ लो जी। तुम्हें पैसे कितने चाहिए थे जो तुमने बाप से कहे और बाप ने दादा से कहे? मैंने दादा से कहा था कि भी मोटरसाइकिल लेना। मैंने मोटरसाइकिल नहीं लेके दिया दादा ने। मैं नहीं लेके दिया तो ना से। तुम करते क्या हो? मैं मोटरसाइकिल मैकेनिक था पहले। हाँ। तो मोटरसाइकिल अब्बू की तबीयत खराब हो गई थी, तो घर का निज़ाम संभालने वाला कोई नहीं था, इसलिए कभी रेडी लगा लेता हूँ, कभी आरे पे काम करता हूँ। घर की आमदन कितनी है तुम्हारे गुलाम साहब? ये बच्चा कमाता है, एक बच्चा उस दुकान पे काम करता है किराने की भी। ये बच्चा सब शरबत की रेडी लगाता है। मुझे सांस की बीमारी है, मैं घर बैठा रहता हूँ। गुलाम साहब, हाँ जी। बाप तुम्हें गोद में ले लेके फिरता रहा। 26 दिन की उम्र में तुम्हारी माँ मर गई, बाप ने पाल के तुम्हें इतना बड़ा कर दिया। हाँ जी। तुम्हारी शादी की, 8 बच्चे तो तुमने पैदा कर लिए। हाँ जी। तो तुम इंसान हो, जानवर हो, क्या चीज हो तुम? इतने जानवर क्यों बन गए तुम? और ऊपर से तुम कहते हो तुम मुसलमान भी हो। किस तरह पुलिस ने किस तरह पकड़ा तुम्हें? क्योंकि तुम तो कत्ल करके बाप को दादे को दफना दिया तुमने। पुलिस ने किस तरह तुम्हें पकड़ा? शक किस तरह हुआ पुलिस को तुम्हारे ऊपर? शक इसीलिए हुआ कि बीच में दादे की मंजी थी, इस साइड में मेरी थी। मंजी नज़दीक थी, इसलिए उन्होंने इस बात पे थोड़ा सा पकड़ की उन्होंने। कुछ बातों बातों में मतलब पकड़ कर ली उन्होंने। बातों बातों में सवाल जवाब किए। कितनी देर बाद तुम मान गए? हम दूसरे रोजे हमें लेके आए थे। दूसरे रोजे। पंचायत कौन सी थी जिसने तुम्हें अरेस्ट करवाया? वो हमारे मोहल्ले वाले जी, बरादरी वाले थे।
उन्हें तुम पे शक पहले हो गया था? उन्होंने शक करना अंदर करवा दिया। उनको तो तुम्हारे झगड़ों का पहले ही पता होगा। हाँ। नाज़रीन, अपनी नौयत के मुख्तलिफ केस में जिसमें बेटे और पोते ने दादा को हथौड़ियों के वार करके कत्ल कर दिया, इस पे बात करने के लिए हम DPO रहीम यार खान तारिक मस्तोई साहब के पास हाजिर हुए हैं। उनसे बात करते हैं। तारिक साहब, यूजुअली इस तरह का केस हमारे सामने नहीं आता जिसके अंदर बेटा और पोता मिल के अपने 95 साल या उम्र रसीदा दादा को कत्ल करें। आपकी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक इस केस में सिर्फ जायदाद ही तनाज़ा है या और भी कुछ जज्बाती रंजिशें इन्वॉल्व हैं? देखिए जी, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो जायदाद भी है और एक जो दूसरी बात आपने कही जज्बाती रंजिशें, वो भी हैं। बसा औकात ये भी होता है कि फैमिली में कुछ मामलात इस तरह से हो जाते हैं कि भाई भाई का दुश्मन बन जाता है। आपने भी जिस तरह से देखा, इसमें इशू इस तरह से था कि बाप ने अपने एक बेटे को जायदाद से आग कर दिया और जो कातिल बेटा है उसके नाम तमाम जायदाद लगवा दी। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा, कुछ चीज़ें बेहतर हुई, बाप को अपनी इस गलती का एहसास हुआ और उसने कहा नहीं, मुझे खुदा को भी जवाब देना है, मैंने कल मरना भी है और ये ना हो कि ये मेरा एक तरफा फैसला मेरे बच्चों के दरमियान हमेशा के लिए कोई मुसीबत न बन जाए। तो उसने अपने उस फैसले को रिवाइज़ किया और उसने चाहा कि जायदाद का कुछ हिस्सा अपने उस बेटे को भी दिया जाए जिसको उसने आग कर दिया था। तो उन दोनों बच्चों के दरमियान भी जो है ना कुछ ज़ाती चपकलिशें चलती रहती थी। और जब कातिल बेटे को इस बात का इल्म हुआ कि जायदाद भी आधी मेरे हाथ से जा रही है और उस बच्चे को मिलने जा रही है जिसका मेरे साथ बनती नहीं है, तो उस पे जो है ना एक तो पैसे की लालच उसकी आंखों पे चढ़ गई और वो ज़ाती जो रंजिशें थी अपने भाई के साथ वो भी कार फरमा हो गई और उसकी बुनियाद पे बाप और बेटे ने मिल के अपने दादा और बाप को जो है ना और वो इस तरह से ख़त्म हुआ, इख्तिताम पजीर हुआ। इस केस के अंदर कातिल ने इंतहाई सफाकी और बर्बरियत से, बट ऑन दी अदर साइड अपरेंटली बहुत ज़्यादा होशियारी भी दिखाई, स्मार्टनेस दिखाई। आपने उसको ट्रैक आउट किस तरह किया? मुजरिम जितना भी होशियार हो वो कोई ना कोई क्लू छोड़ ही जाता है। जब उसको आप इंटरोगेट करेंगे, आप उसको मॉडर्न टेक्निक्स के मुताबिक उसको इंटरव्यू करेंगे, साइकोलॉजिकल उसकी चीज़ों को आप नोट करेंगे, तो बातें आहिस्ता आहिस्ता सामने आना शुरू हुई कि जी इस मुकदमे का जो मुद्दई है वही बेसिकली असल मुलजिम है। तो उसमें लोगों से, मुख्तलिफ लोगों से बातें हुई, इलाके को देखा गया, मौके को विज़िट किया गया और जो वक़ुआती शहादतें थी उनको जब इकट्ठा किया गया तो पुलिस का शक इस तरफ जाने लगा कि भाई इसमें जो मुद्दई है वही असल मुलजिम है। जब उसको सेपरेटली बिठा के इन्वेस्टिगेट किया गया और थोड़ा सा उसको प्रेशराइज़ किया गया साइकोलॉजिकली, तो बातें खुल के सामने आ गई। इस केस के अंदर इलाके की जो महाजिर कॉलोनी की रिहायशी लोगों की कमेटी है वो बनी और उन्होंने 12 रुकनी कमेटी बनाने के बाद कुछ चीज़ों को लीड किया इलाके की सतह पे, मोहल्ले की सतह पे, ख़ानदान की सतह पे। उस कमेटी ने पुलिस को कुछ कॉम्प्लीमेंट किया इस केस को इन्वेस्टिगेट करने? जी बिल्कुल बिल्कुल, काफ़ी हद तक उन लोगों ने, देखें जराइम तभी रुकते हैं, अकेली पुलिस जराइम को नहीं रोक सकती। जब तक माशरा पुलिस के साथ नहीं होगा, जब तक एक हेल्दी माशरा अपना एक प्रॉपर रोल अदा नहीं करेगा इस चीज़ में, तो उस वक्त तक पुलिस मुकम्मल तौर पर कामयाब नहीं हो सकती। हम उस पूरी मसालियती कमेटी के बहुत ही मशकूर हैं जिन्होंने इस मामले में हमारे साथ ताउन किया और कुछ ऐसे लीडिंग क्लूज भी हमें फराम किए। तारिक साहब, इस केस के अंदर बाप ने बेटे को उकसाया कि हम मिलके दादा को कत्ल कर देते हैं। लड़का जो है वो 16 साल की उम्र का है और जबकि वो इसका मास्टरमाइंड भी नहीं था इस केस में। लड़के को कानून मुस्तकबिल में किस तरह से डील कर सकता है? देखिए, हर रोल के लिए मुख्तलिफ दफात होती हैं और किसी भी क्राइम में हर रोल के लिए मुख्तलिफ सज़ा होती है। तो मास्टरमाइंड या जो मेन हमारा प्रिंसिपल एक्यूज हो गया वो तो उसका बाप हो गया। अब उसकी आनत में या उसकी मदद में जो बच्चा साथ है या जो उसका बेटा है जो उसका साथ है, उसको एज पर लॉ उसी हिसाब से ही डील किया जाएगा। अगर वो अंडर एज आ जाता है तो वो जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम के तहत चला जाएगा और उसका ट्रायल जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम के तहत किया जाएगा और उसमें जो उसकी मुआवनत है उसको उसी हिसाब से और उन दफात के तहत रख के जो है ना उसको चालान किया जाएगा। माँ बाप जिनका इस पूरी कायनात में कोई नेमुल बदल नहीं, वो माँ बाप जो अपनी पूरी जिंदगी अपनी औलाद के लिए इस कोशिश में लगे रहते हैं कि उनको अच्छी तालीम, अच्छी खुराक, अच्छा घर जायदाद बना कर दें और आखिर में वही औलाद
उसी घर जायदाद के लिए अपने वालिदैन का कत्ल कर देती है। गुलाम हुसैन ने भी कुछ इसी तरह किया। उसने न सिर्फ अपने बाप को कत्ल किया बल्कि अपने इस गुनाह में अपने बेटे को भी मिलाकर उसकी भी जिंदगी बर्बाद कर डाली। आज के इस प्रोग्राम के इख्तिताम पर हम यही दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारी कौम को जहालत के अंधेरों से बाहर निकाले और अपने वालिदैन का खिदमत गुजार बनने की तौफीक दे।